इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट्स के प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है और उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। सिंपल टॉपिक्स उसमें बताया कि मेजरमेंट कौन कौन सी किस्म की होती है, ठीक है। तो अब जो है स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट इस स्लाइड का नेम है, और ये पढ़ते इसमें जो है स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं मेजरमेंट, जो डेटा हमारे पास आती है रिसर्च में, ठीक है। रिसर्च आप करते हो, आपके पास डेटा आ जाती है, उसको जब कैलकुलेशन करना होता है वो सब जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स या पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये अब पढ़ेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स इस स्लाइड्स के क्या होंगे कि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, उनके क्या मेथड्स है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, एक डेटा लेट सपोज पर्सन ए जो है वो पोजीशन नंबर 1 पे लाया करता है, पर्सन बी जो पोजीशन नंबर 12 पे लाया करता है, तो उन दोनों के दरमियान काफ़ी पोजीशंस है ना, तो एक को हम लोग इस जगह पे बनाएंगे और एक को दूर बनाएंगे पोजीशन नंबर 12 पे। तो हमने क्या किए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की है, ग्राफ पे बना के अगर इस तरह कर दें तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, एक पर्सन ए इधर है, पर्सन बी उधर है, वो एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसका मतलब ये, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी, मोड, मीडियन और मीन जो है उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसके अलावा रेंज, परसेंटाइल्स और ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इधर ये बात की गई है कि डेटा जो होती है रॉ डेटा, वो जैसे हम लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा हमारे पास रॉ फॉर्म में होती है। हमने हर एक से डेटा इसी तरह लेके लिख देते हैं रफली, ठीक है। फिर बाद में हम उसको कैलकुलेशन करनी होती है, उस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग उसको पे स्टैटिस्टिक अप्लाई कर लेना तो वो क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज, ये सारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो ये जब हो जाए तो वो जो रॉ डेटा होता है वो मीनिंगफुल डेटा बन जाती है। तो स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स इसलिए ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो मैथमेटिकल मेजरमेंट्स और वो सब कुछ जो करते हैं। पहले तो ये बताता हूँ पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क होता है। पहले ही मैंने बताया है, पैरामीटर पॉपुलेशन जो होती है, टोटल जो लोग हैं या टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पे जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करें, मेजरमेंट्स अप्लाई करें, मैथमेटिक्स इक्वेशंस अप्लाई करें, तो वो उससे जो हमारे पास होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। स्टैटिस्टिक जो है वो जो है सैम्पल डेटा जो होते हैं ना, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। सैम्पल का रिज़ल्ट या उसकी जो मेजरमेंट, वो सारा जो प्रोसेस है उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और जो पैरामीटर है वो जो है पॉपुलेशन का होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें क्या बता सकता है, एक चीज़ की, एक डेटा की शेप कि वो नॉर्मल है कि नहीं, ज़्यादा इधर उधर बिखरी हुई है। इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी उसकी किधर है, किधर उसका मीन, मीडियन, मोड लाया करता है। इसके अलावा कितनी डिफरेंस है डेटा में, कितना ज़्यादा, कोई लेट सपोज एक बंदा कह रहा है मुझे ग्रेड 1 का पेन है और एक कहता है मुझे 10 इंटेंसिटी का पेन है, तो काफ़ी इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये भी हमें सब कुछ पता चलता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, लेट सपोज क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। क्लास 1 में 10 लोग हैं, क्लास 2 में जो है 20 लोग हैं। तो मैं 1 के साथ लिखूँगा 1 क्लास में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल इन क्लास 1, तो वो हो गए 10। तो 1 इज़ इक्वल टू 1 का लिख दूँगा 10, ठीक है। वो 10 जो है वो फ्रीक्वेंसी है एक किस्म से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी या तो एन से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से या कैपिटल एन से। कैपिटल एन से जो जब डिनोट करते हैं तो वो पूरे सैम्पल की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखें, 9 नंबर पे इतने लोग लाया करते, लेट सपोज 11 नंबर पे 1 पर्सन, 13 नंबर पे 1, इन टोटल को जब करें ना, प्लस करें तो 32 आता है हमारे पास। तो 32 हमें क्या बता रहा है कि 32 टोटल सैम्पल है, ठीक है, 32 टोटल लोग हैं। तो ये टोटल लोग जो है इनको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। लेकिन अब हर ग्रुप को देखें, अगर लेट सपोज 18 वाला ग्रुप है, इसके अंदर 2 लोग हैं, तो 18 वाले ग्रुप में टोटल 2 लोग हैं, तो इस वाले टोटल को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। दोनों ही फ्रीक्वेंसीज है। ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है टोटल सारे उसकी है, सारे ग्रुप्स की, और जो स्मॉल एन होता है वो एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अलावा परसेंट, ये परसेंट इन्होंने बताया हुआ है। और क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होती है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज पहली वाली परसेंटेज को दूसरी के साथ ऐड कर दे, फिर दूसरी को तीसरी के साथ ऐड कर दे, तो देखिए 3.1 के साथ 3.1 ऐड करें, तो इस तरह जो है इन्होंने किया हुआ है।
अच्छा, अब इधर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो टेबल है, ये क्यों ज़रूरी है। इधर इन्होंने बताया, लेट सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि 21 मार्क्स कितने लोगों ने लिए, तो वो हमें पता चलता है 4 लोगों ने लिए है। मतलब 21 मार्क्स 4 लोगों ने लिए, और ये कितने परसेंट बन रहा है, 12.5% बन रहा है। ठीक है, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है 12.5% ऑफ द सैंपल। टोटल लोग 32 है, उनमें से 12.5% लोगों ने 21 मार्क्स लिए हैं। सही है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है 56.3%, कि 56.3% लोग जो है ना इन लोगों ने 56.3% लोगों से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इससे जो पीछे जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने इनसे कम लिए, तो ये इनसे पीछे जितने लोग हैं वो सारे 56.3% बनते हैं, क्योंकि इनको जब ऐड करें परसेंटेज को तो 56.3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रहा है कि इससे जो पीछे लोग हैं उनके कम है ऐसे मार्क्स, और इससे आगे ज़्यादा है। तो 56.3% का मतलब इससे पीछे टोटल लोग 56.3% है, और उनके मार्क्स कम है 21 से। तो परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव परसेंटेज का हमें यूज़ पता चल गया। इसी तरह ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इधर देखिए, आपने सिर्फ ग्रुपिंग नहीं की, इसमें इंडिविजुअल ली हुई है। 9 मार्क्स कितने लोगों के, 11 मार्क्स कितने के। अब हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 9 से लेके 15 तक कितने लोगों के मार्क्स है। तो जब 9 से लेके 15 या 5 से लेके 9 तक कितने लोगों के मार्क्स है, तो एक बंदे के 5 से 9 तक मार्क्स है, 10 to 14 दो बंदों के है। तो इस तरह करें तो इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये इधर हिस्टोग्राम की इन्होंने दी हुई, ये ग्रुप, ये जो जिस तरह ग्रुप्ड हो गया, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी। इसको अगर हम लोग इधर मार्क्स को इधर लिख दें, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्कोर लिख दिया, वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी, वाई एक्सिस ये है, इस पे फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी है कि कितने लोगों के 10 मार्क्स। लेट्स सपोज 10 मार्क्स जो है अगर वो एक बंदे के, तो इधर आएगी, इधर इस जगह पे। ठीक है, फिर 15 कितने लोगों के मार्क्स, 2 लोगों के, तो इधर तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है ये हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, इसको, इस बार ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं। और ये इसके ऊपर एक लकीर सी बना लेते हैं, एक एवरेज शो करता है कि कितनी जगह पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी जगह पे कम है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, तो और इस शेप को देखिए, बेल कर्व शेप होती है ये। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ये लाइन प्लॉट है, इस लाइन प्लॉट को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। ये याद रखें हम इसकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं इसे। और जिस तरह ये कर्व था, ये देखिए स्मूथ होता है। इस वाले का जो कर्व होता है वो लाइंस होती है। ठीक है, एक बंदा इधर लाइक आता है, इधर से डायरेक्ट लाइन इधर बना देगी, फिर इस तरह लाइन बना देगी, फिर इस तरह बना देगी, इस तरह, तो लाइन प्लॉट बन जाता है, इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अच्छा, अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट आता है। ठीक है, ये भी एक किस्म से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। कंटिन्यूस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, अब जिस तरह इधर ये टेबल दिया गया है, इधर आगे जो है स्टेम एंड लीफ प्लॉट में वही टेबल एक्सप्लेन किया है। जिस तरह देखिए 9 लिखा हुआ है ना, 9 एक बंदा है। ठीक है, तो अब इधर स्टेम एंड लीफ प्लॉट में देखते हैं, ये ज़ीरो जो होता है ये टेंस को ज़्यादातर, टेंस या 100 को रिप्रेजेंट करता है, और ये साथ जो है ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ 9 लगा दो तो 9 बन जाता है, 1 के साथ 0 लगा दो 10 बन जाता है, और 1 के साथ 3 लगा दो 13। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 और 13 दो लोग हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 है। इधर देखते हैं ज़रा इस टेबल में, 10 नंबर 10 और 13 में एक इधर तो दो लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह ये स्टेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनता है। अब इधर देखिए 13 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, मतलब 20 20 20 20 के 3 लोग हैं, 21 के 4 लोग दे देंगे, 21 21 21 21। ठीक है, इसके अलावा 22 22 दो है, इधर फिर से 2 को 3 के साथ लगा लो 23, फिर से 3 के साथ लगा 23, तो 23 दो लोग हैं, और 24 दो लोग हैं। तो इनको अगर प्लस करके देखें, इनकी फ्रीक्वेंसी 13 बनती है। 20 20 20 21 21 21 21 इस तरह करते जाएँ, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। स्टेम एंड लीफ प्लॉट कंटिन्यूस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई है। अच्छा, तो ये अब शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल कर्व्स के बारे में बताया गया। जिस तरह इधर हमने ये पढ़ा है, ये कर्व देखें, तो इस कर्व के बारे में बता रहे हैं, अगर ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा डेटा जो है ना वो दरमियान में लाई करती है, ये वाली जगह ऊंची है, तो ये नॉर्मल कर्व होता है। ठीक है, लेकिन अगर राइट साइड पे हो तो इसको कहते हैं स्क्यूड टू राइट। स्क्यू मतलब डेटा एक तरफ गई हुई है। अब लेफ़्ट की तरफ हो जाए तो स्क्यू टू लेफ़्ट। ये ए वाला जो है, जो राइट की तरफ हुआ है, इसको पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, जबकि कर्व सी जो है, ये जो लेफ़्ट साइड पे गया हुआ है, इसको
नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड कह सकते हैं। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आगे। सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज वर्ड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन एवरेज के अंदर तीन किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। मोड भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, मीन भी आ सकता है। मीन को ज़्यादातर एवरेज कहा जाता है, ठीक है। तो मोड किसे कहते हैं? अब लेट सपोज ज़्यादा वैल्यूज़ नंबर 10 पे लाया करी है, तो हम लोग कहेंगे इस, जिस तरह मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, वो जो टेबल था, इसमें 4 देखे, 4 सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 4 सबसे ज़्यादा है। जो जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मोड होगा। तो 21 हमारा मोड है, क्योंकि इस पे 4 लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग 21 पे है, तो इसको 21 को मोड बोला जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इधर आगे जाते हैं। जाने से पहले ये आपको बता दूं, ये ज़्यादातर कंटिन्यूस डेटा पे होता है, ठीक है। और दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत यूज़फुल है। जैसे कैटेगोरिकल कैसे, नॉमिनल हो गया, नॉमिनल डेटा हमने बताया था कैटेगरीज, जिस तरह ब्लड ग्रुप हो गया, इस तरह जेंडर हो गया, तो ये कैटेगरीज होती है, तो उनमें मोड काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा ऑर्डिनल स्केल्स में भी ऑर्डर जिसमें दिया जाता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो इस तरह जो होता है ग्रेड 1 2 3 हो गया, तो इन स्केल्स में मोड ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा मोड, जिस तरह मैंने उधर पीछे ग्राफ उस टेबल में बताया था कि 4 आया हुआ था 21 पे, इस तरह अगर 4 एक से ज़्यादा बार आया हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, बाई मॉडल या मल्टी मॉडल। अगर 2 बार मोड आया है तो बाई मॉडल, अगर ज़्यादा आया है मोड तो मल्टी मॉडल। मतलब ज़्यादा लोगों की 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, ज़्यादा क्लासेस की, तो हम फिर ज़्यादा मल्टी मॉडल उसे कहेंगे। अच्छा, मीडियन है। मीडियन जो है दरमियानी वैल्यू कहते हैं, दरमियान में जो लाई करती है, इन द मिड, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 इसके दरमियान 6 लाई कर है, तो 6 इसका मीडियन है। अगर इवन नंबर्स है, 6 नंबर है, देखिए टोटल 6 डिजिट्स है ना, 4 5 6 7 8 9, तो इसके दरमियान कौन सा लाई करेगा? 6 और 7 के दरमियान होगी ना जगह, तो 6.5 मीडियन होगा। मीन किसे कहते हैं? सेट ऑफ स्कोर्स को सम, उसकी जो सम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। जैसे कि टोटल लोग जितने हैं, ठीक है ना, स्कोर जितना है लोगों का, जितना स्कोर आया उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा मीन। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स बार से, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ स्कोर एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, या जो चीज़ भी हो, ठीक है। सिग्मा किसे कहते हैं? सम को कहते हैं, ठीक है। तो इधर इन्होंने बताया है कि मैंने इससे पहले वाली जो स्लाइड्स थी जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मेजर्स पढ़ो, उसमें मैंने आपको बताया था 4 किस्म की डेटाज होती है, ठीक है। तो उनमें टेबल भी मैंने बताया था कि इसमें मोड किस में ज़्यादा यूज़फुल है, मीन, मीडियन, ठीक है। तो इधर इन्होंने फिर से बताया इंटरवल और रेशियो लेवल स्केल जो होते हैं, जैसे इंटरवल में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट हो गया, जिसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता। रेशियो स्केल्स में ट्रू ज़ीरो होता है, 1 2 3 हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिस तरह बॉल हो गया, वेट हो गया, केजीज़ हो गए, ठीक है। तो वो रेशियो स्केल्स होते हैं, उसमें मीन यूज़फुल होता है ज़्यादातर, लेकिन उसमें मोड और मीडियन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़फुल ज़्यादातर मीन होता है। नॉमिनल स्केल जैसे मैंने बताया कैटेगोरिकल, उसमें मोड ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऑर्डिनल जो होता है ऑर्डर वाले में, उसमें मीडियन भी ज़्यादा यूज़फुल होता है, और साथ ही साथ मोड भी यूज़फुल हो सकता है। अच्छा, अब जो है इन्होंने बताया अब ये हमने इससे पहले भी, इससे पिछली क्लासेस में ही पढ़ते रहोगे आप लोग कि मीन, मीडियन, मोड और इसका स्क्यूनेस के साथ क्या काम है। तो जो नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कर्व की, जिस तरह ये दरमियान में आया हुआ है, तो इसमें मीन, मीडियन, मोड सारा एक ही जगह पे होता है। देखिए, मोड सबसे ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं, मीन जो सबसे मतलब एवरेज पॉइंट होता है, और मीडियन जो दरमियाना पॉइंट होता है, ठीक है। तो सब एक जगह पे लाए कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लेफ्ट साइड पे है, तो नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड में जो है क्या होता है, इधर लिखा हुआ है मीन सबसे पहले आता है, ठीक है। मीन सबसे छोटा होता है, इसके बाद फिर मीडियन आता है, और फिर मोड आता है। मोड देखो सबसे ऊपर वैल्यू, सबसे ऊपर वैल्यू सबसे आखिर में होती है ना, इस नेगेटिवली स्क्यूड में इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट है, तो मोड इधर आता है। मीडियन दरमियान वाली जगह जो होती है, तो वो मोड के बाद आता है मीडियन। और मीन एवरेज पॉइंट इधर लाई करता है, तो मीन सबसे छोटा है, फिर मोड, मीडियन है, फिर मोड। और जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसमें उल्टा होता है। देखिए, सबसे ऊंचा पॉइंट इधर मोड है, तो मोड सबसे स्मॉल, मोड जो है इसमें सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जबकि मीडियन दूसरे नंबर पे होगा और मीन तीसरे नंबर पे। इस पे पहले मीन आ रहा था, फिर मीडियन, फिर मोड, इसमें पहले मोड आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप वैसे इस पिक्चर को भी देख के आपको पता चल सकेगा। अब रेंज किसे कहते हैं? रेंज का मतलब कि लेट सपोज एक क्लास में 10 लोग हैं, एक ने 9 मार्क्स लिए और जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 99, तो इसकी रेंज कितनी है, क्लास की रेंज कितनी है स्कोर की? 9 से लेके 99 तक। लोगों ने 9 से लेके 99 तक मार्क्स लिए, मतलब काफ़ी बीच में गैप है ना।
अब ग्रुप ए इन्होंने एग्जांपल दी हुई है 20 से लेके 14 या 14 से लेके 20 तक लोगों के स्कोर्स है, तो कितना थोड़ा सा फ़र्क है ना। तो ये रेंज है 14 से लेके 20, जबकि दूसरा ग्रुप है उनका 9 से लेके 28 तक स्कोर आ रहा है, तो उनका काफ़ी दूर दूर है स्कोर, है ना। तो ग्रुप ए की जो रेंज है वो ज़्यादा होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब ज़्यादा नज़दीक नज़दीक एक दूसरों के जैसी है, जबकि दूसरी वाली हेट्रोजेनस है। अच्छा, परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स पे आते हैं। परसेंटाइल्स और परसेंटेज में फ़र्क होता है, ठीक है। परसेंटाइल्स को हम 100 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जबकि क्वार्टाइल्स क्वार्टर तो उनको हम 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब परसेंटेज, अभी इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए 480/750, तो इसकी परसेंटेज क्या आएगी, 480/750 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास उस बंदे की परसेंटेज आएगी, स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 64%, ठीक है। अगर आपके 480 मार्क्स आए 570 में से, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी, 64। लेकिन परसेंटाइल आपका इस पर डिपेंड नहीं करता, परसेंटाइल आपका इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है। अगर आपकी क्लास में 10 लोग हैं और आपकी 5th पोजीशन आई है, तो आपकी परसेंटाइल अलग होगी, ठीक है। अब इस बंदे के मार्क्स आए हैं 480, लेट सपोज आपके मार्क्स आए 480 आउट ऑफ 750, सॉरी 570 नहीं तो 750, 480 मार्क्स आए आपके 750 में से, तो आपकी पोजीशन अगर क्लास में 9th पोजीशन है, तो इसका मतलब आपकी परसेंटाइल क्या होगी, 82 परसेंटाइल। इसका मतलब है आप 82% लोगों से आपकी पोजीशन ऊपर है, ठीक है। तो परसेंटेज, ओरिजिनल परसेंटेज को कहते हैं जो आपके मार्क्स होते हैं, जबकि परसेंटाइल आपकी पोजीशन को देख के निकाला जाता है, ठीक है। तो परसेंटाइल्स का बता दिया, अब क्वार्टाइल्स का मैंने बताया 4 उसमें होता है, 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया और फिर 100। तो 100 के 4 हिस्सों में डिवाइड करो 100 को, तो क्या बनता है 25, 50, 75 और 100, ठीक है। तो Q1 क्या होता है 25%, Q2 क्या होता है 50% के बराबर होता है, Q3 25% के बराबर होता है, ठीक है। या P25 परसेंटाइल में अगर इसको बताए, P50, P75 परसेंटाइल 100 में होता था ना, Q1, Q2, Q3 जो होता है इसके बराबर होता है, सही है। 50th परसेंटाइल या P50 जो है वो Q2 के बराबर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये मीडियन होता है, दरमियान 50 दरमियान वाला पॉइंट है ना 100 का, 50 दरमियान में होता है तो वो मीडियन होता है। Q2 50% होता है तो वो Q2 मीडियन होता है, सही है। और Q3 से Q1 मतलब Q1 क्या था 25 से लेकर 75% तक, ये जो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, इसके दरमियान वैल्यू ज़्यादातर लाई कर सकती है, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट्स, ये जो इधर ये डायग्राम दिया गया है, इसे पिछली पिक्चर में भी दिया गया है, तो ये बॉक्स प्लॉट्स है, ठीक है। इसमें जो ये दरमियान में जो रीजन है, रेड वाला डब्बा जो है, इसको बॉक्स कहते हैं, और इस ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q1 से लेके Q3 तक, 25% से लेके 75% तक, जो हमने बताया पीछे, ठीक है। तो इसके ऊपर वैल्यूज़ भी है थोड़ी बहुत और इसके नीचे भी वैल्यूज़ है, वो टोटल इसकी जो रेंज होती है वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये रेड डब्बा होता है, ठीक है। 25% से 75% तक। और इसके दरमियान ही जो एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन नज़र आ रही, काली सी लाइन जो आपको लोग नज़र आ रही है, ये तो ये लाइन जो है ये क्या है, मीडियन है। इस जगह पे 50% वाला लाइन है, ठीक है, मीडियन है Q2। तो ये जो इसमें ये लाइन दरमियान में है ये Q2 है, सही है। और ये जो पीछे इसकी जो ये लकीर है इसको विस्कर्स कहा जाता है। अब वेरिएंस आता है। अच्छा, वेरिएंस का मतलब है कि लेट सपोज आपकी क्लास में ज़्यादातर लोगों के मार्क्स 50% आए हैं, आपके मार्क्स आए 75, तो आप उनसे थोड़ा सा दूर हो, आप वेरी कर रहे हो उनसे, आप डेटा को चेंज कर रहे हो, उसकी वेरिएंस बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब एक ग्रुप है, उसमें लेट सपोज 2 ग्रुप्स है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में यूनिटी ज़्यादा है, उनके मार्क्स एक दूसरों के नज़दीक है, और ग्रुप बी में एक दूसरे से दूर है, तो वेरिएंस कौन से वाले ग्रुप में ज़्यादा होगी, ग्रुप बी वाले में, उनकी डिफरेंसेस ज़्यादा है वेरिएंस, ठीक है। तो ये बात इन्होंने की है। डेविएशन स्कोर या वेरिएंस जो है वो x माइनस एक्स बार कहलाता है। एक्स बार क्या, मीन से कितना दूर है x, ठीक है, एक वैल्यू लाई करी है, तो वो क्या है, डेविएशन स्कोर या वेरिएंस। इसका सम ऑफ स्क्वायर्स अगर हम लोग लेना चाहें तो सम के लिए सिग्मा यूज़ करते हैं, ये जो एप्सिलॉन है और साथ स्क्वायर ऊपर लगा दे तो सम ऑफ स्क्वायर्स बन जाते हैं। मीन स्क्वायर में क्या होता है, जो कि एस स्क्वायर है, इसको सही वेरिएंस कहा जाता है। एस स्क्वायर जो है ये, इसकी वैल्यू देखिए इधर, ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये वेरिएंस का है, ठीक है, रियल फार्मूला जो सही ट्रू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी आपको बताता है। वेरिएंस का फार्मूला ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट
लग जाता है, तो वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाए तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो इधर आगे इधर इन्होंने इसकी दिए हुए, वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका सिंबल एस है, एस स्क्वायर वेरिएंस होता है और एस स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। एस स्क्वायर देखिए वेरिएंस, एस डिविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसे कहते हैं, जब स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करके 100 के मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें परसेंटेज बता देता है एक स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसे कहा जाता है CV। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब फिर से बताया। तो इसी के साथ ये वाली स्लाइड्स ख़त्म।